इस तरह से हमने डाटा को क्लासिफाई कर दिया। तो डाटा को क्लासिफाई करने के 4 तरीके होते हैं बेटा। पहला डाटा होता है क्रोनोलॉजिकल डाटा। क्रोनोलॉजिकल और टेम्परल, ये नाम है इनके, टेम्परल और टाइम सीरीज डाटा और टाइम सीरीज डाटा। पहला डाटा है हमारा क्रोनोलॉजिकल और टेम्परल और टाइम सीरीज डाटा। अब ये डाटा क्या है, जिसमें हम टाइम सीरीज, जैसे नाम से पता लग रहा है टाइम सीरीज डाटा, मतलब टाइम इंक्लूड है कि इस ईयर में इतना प्रोडक्शन था, इस ईयर में इतना प्रोडक्शन था, लास्ट 20 ईयर्स में कितने सीए बने, तो ये टाइम इंक्लूड है। तो जब टाइम इंक्लूड होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल और टेम्परल और टाइम सीरीज डाटा। इसको हम टाइम सीरीज डाटा बोलते हैं। दिस डाटा इज नोन एज टाइम सीरीज डाटा। सेकेंड डाटा आएगा आपका ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल और स्पेशियल सीरीज डाटा। ज्योग्राफिकल और स्पेशियल सीरीज डाटा। ज्योग्राफिकल डाटा की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल मतलब जो ज्योग्राफी की बेस में, जैसे राजस्थान में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, गुजरात में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, डिफरेंट रीजन में कितने कितने स्टूडेंट अपीयर हुए सीए के लिए। तो दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल डाटा। वो ज्योग्राफिकल डाटा के लिए जहां पर ज्योग्राफिकल मीनिंग आ रहा है। क्रोनोलॉजिकल मतलब जहां पर टाइम इंक्लूड हो रहा है वो क्रोनोलॉजिकल, टेम्परल या टाइम सीरीज डाटा कहलाएगा। जहां पर आपका रीजन इंक्लूड हो रहा है वो ज्योग्राफिकल और स्पेशल सीरीज डाटा कहलाएगा। थर्ड डाटा है हमारा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डाटा। ये देखो, ये पूछा जाएगा व्हाट इज ऑर्डिनल डाटा। क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल, ऑर्डिनल डाटा। क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डाटा। तो क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल, वो आपसे ये पूछेगा। ऑर्डिनल डाटा इज आल्सो नोन एज, 4 ऑप्शन दे देगा वो, ज्योग्राफिकल, टेम्परल या जो आपका फिर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो ऑर्डिनल डाटा इज नोन एज क्वालिटेटिव डाटा। ये प्रॉब्लम आ चुका है भाई। ऑर्डिनल डाटा को आप क्या बोलते हैं? दिस डाटा इज नोन एज क्वालिटेटिव डाटा। एंड लास्ट वन क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डाटा। क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डाटा। कार्डिनल डाटा को हम क्वांटिटेटिव डाटा बोलते हैं। क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डाटा। कार्डिनल डाटा इज नोन एज क्वांटिटेटिव डाटा। इसको हम क्वांटिटेटिव डाटा बोलते हैं या कार्डिनल डाटा बोलते हैं। तो कार्डिनल डाटा या क्वांटिटेटिव डाटा जिसमें क्वांटिटी इंक्लूड है। तो अगेन ये पूछा जा चुका है कि कार्डिनल डाटा किसे बोलते हैं। वही फिर 4 ऑप्शन दे देगा, क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो कार्डिनल डाटा इज नोन एज क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा। अब इनको ये 4 तरह का हमारा क्लासिफिकेशन हो गया भाई। ये 4 तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अलावा एक डाटा हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को नॉन फ्रीक्वेंसी, इसको इन दोनों को हम बोलते हैं नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा एंड फ्रीक्वेंसी डाटा। ये कहलाता है आपका नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा, दोनों नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा। एंड दीज 2 डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डाटा। ऐसे भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा जो मैंने लिखा है। ये जो 4 चीजें लिखी है बस ये पूछेगा आपसे, नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा एंड फ्रीक्वेंसी डाटा। तो ये हो गया बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। डाटा को आपने क्लासिफाई कर दिया। कितने तरीके में किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4 तरीके के में किया। क्रोनोलॉजिकल और टेम्परल और टाइम सीरीज डाटा, ज्योग्राफिकल और स्पेशल सीरीज डाटा। दीज 2 डाटा इज नोन एज नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा, बिना फ्रीक्वेंसी के होते हैं ये। फिर इसके बाद है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा को हम ऑर्डिनल डाटा बोलते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा को हम कार्डिनल डाटा बोलते हैं। एंड दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डाटा। ये आपका फ्रीक्वेंसी में आता है। तो ये 4 तरीके के आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब जैसे ये क्लासिफिकेशन हो गया, अब इसके बाद इनको प्रेजेंट कैसे करेंगे? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा।
अब डाटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे वो समझते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में पहला डाटा प्रेजेंटेशन का आएगा जो वो कहलाता है कि आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। पहला प्रेजेंटेशन है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, अभी बता रहा हूं इसके बारे में। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन क्या है। दूसरा है टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन। और तीसरा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये लास्ट पार्ट है हमारा इसका, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन डाटा आपके पास आ गया, आपने क्लासिफाई कर दिया, अब उसको प्रेजेंट करना, उसको आपको बताना है भाई, किसी को आपको प्रेजेंट करना है कि भाई ये डाटा है। तो आप उसको या तो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन करेंगे, या टेबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे, या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे। तो टेक्सुअल, टेबुलर और डायग्रामेटिक। अब टेक्सुअल प्रेजेंटेशन की बात करें हम सबसे पहले। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन जो होता है वो टेबुलर, वो आपका पैराग्राफ फॉर्म में होता है। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन आर इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, ये पैराग्राफ्स के फॉर्म में होता है। These are in the form of paragraphs। आपने पैराग्राफ के फॉर्म में उसको आपने डाटा को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आपने पैराग्राफ के फॉर्म में मतलब जो भी आपका जैसे समरी होती है ना, किसी भी चीज की समरी लिखते हैं, वो समरी लिख दिया आपने पैराग्राफ के फॉर्म में। देखो मैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन का आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपने कोई भी चीज, जैसे आपने ब्लड टेस्ट करवाए या कुछ और टेस्ट करवाया, एमआरआई टेस्ट करवाया, तो उसके बाद में एक है ना आपको एक कागज में है ना पूरा एक पैराग्राफ में लिखा होता है कोई भी चीज। देखना कोई भी रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट पैराग्राफ में लिखी होती है। दिस इज कॉल्ड टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, उसको टेक्सुअल बोलेंगे। आप कोई भी रिपोर्ट करवाइए तो आपको जो वो रिपोर्ट मिलती है वो आपकी टेक्सुअल प्रेजेंटेशन में होती है, पूरा एक लिखा होता है, पूरी एक पैराग्राफ के फॉर्म में पूरी चीज लिखी होती है। जैसे एमआरआई किसी ने करवाई हो तो उसमें देखना एमआरआई के फॉर्म में एक पूरा टेक्सुअल, पूरा एक पैराग्राफ लिखा होता है, मतलब वो पैराग्राफ में बताता है कि भाई क्या क्या है। तो वो है आपका टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, मतलब एक पैराग्राफ के फॉर्म में जो भी रिजल्ट है आपने उसको बता दिया। अब इसका क्या ड्रॉबैक है, यदि आपका टेक्सुअल प्रेजेंटेशन क्या पैराग्राफ के फॉर्म में क्या, तो बेटा कंपैरिजन ऑफ डाटा इज नॉट पॉसिबल। आपका कंपैरिजन ऑफ डाटा पॉसिबल नहीं है यदि आपने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा। कंपैरिजन ऑफ डाटा नॉट पॉसिबल। कंपैरिजन बिटवीन द टू डाटा इज नॉट पॉसिबल। ये आपका इसका ड्रॉबैक हो गया, ये इसका ड्रॉबैक हो गया कि कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते, कोई भी दो डाटा के बीच में कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। समझने में भी आसानी नहीं होगी, आपको डाटा का स्पेसिफिक जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो पता ही नहीं चलेगा। तो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन होता है आपका पैराग्राफ के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना, और इसका ड्रॉबैक समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपको जो लिखा होगा वही समझ में आएगा, बाकी डाटा की कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में नहीं आएगी। कोई भी डाटा को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर नहीं कर पाओगे, आपको और बाकी चीजें वो जो उसके इनहेरेंट कैरेक्टर है, जो उसके कैरेक्टर छुपे हुए हैं अंदर की जो जितनी भी चीजें हैं वो आपको पता नहीं चलेगी, बस सिर्फ आपको समरी लिख के दे दी उसने। तो दिस इज कॉल्ड टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। तो अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है वो है हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन सेकंड। टेबुलर प्रेजेंटेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो। आप क्या करेंगे, कोई भी डाटा है, डाटा को एक टेबुलर फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ ये डाटा को आपने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर आपने कुछ ऐसे लिख दिया, यहाँ कुछ ऐसे लिख दिया, यहाँ पर आपके डाटा, यहाँ पर ये आपके नंबर्स आ गए, इस तरह से ये नंबर्स आ गए, इस तरह के आपके डाटा आ गए। इस तरह के जो डाटा आएंगे ये आपका टेबुलर फॉर्म। अब इसमें 3-4 तरीके होते हैं, इसमें जो मैं जो वर्ड बोलता जाऊं वो समझते जाऊं, क्योंकि उसको पूछा जाएगा।
आपके वर्ड है जो आपका है, इसको डिवाइड, जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है इसमें कैप्शन पहला, इनके बारे में अभी बता रहा हूँ क्या क्या होता है। कैप्शन, फिर आएगा आपका बॉक्स हेड, फिर आएगा स्टब, बॉडी, और लास्ट आप फुटनोट भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, फुटनोट। ये चीज है, ये 4-5 वर्ड आपके 5 इसके करेक्टर्स आएंगे, कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी। और इनके बारे में किसी के बारे में पूछ सकता है, और इनके बारे में एक प्रॉब्लम पूछता ही है जनरली। कैप्शन पूछ लेगा आपसे, व्हाट इज स्टब पूछ लेगा, व्हाट इज बॉक्स हेड पूछ लेगा। बॉडी तो खैर पता है, बॉडी में तो मैं अभी बता दूंगा, बॉडी में कुछ नहीं पूछा, फुटनोट भी नहीं पूछता है। बस ये 3 शुरू की जो चीज है कैप्शन, इनमें से एक प्रॉब्लम आने के चांसेस पूरे रहते हैं, या तो वो कैप्शन पूछ लेगा, या बॉक्स हेड पूछ लेगा, या आपका स्टब पूछ लेगा। इन तीनों में से एक प्रॉब्लम आने के चांसेस पूरे हैं, मतलब पूछेगा ही सही है। अब वो क्या होता है, सबसे पहले मैं कैप्शंस की बात करता हूँ। व्हाट इज कैप्शन? कैप्शन क्या होता है ये चीज समझते हैं। अपर पार्ट ऑफ द टेबल, दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल, upper part of table describing the columns and subcolumns, describing the columns and subcolumns ये वाला पार्ट पूरा, जैसे मैंने यहां बोल दिया, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड कैप्शन, इसको हम कैप्शंस बोलते हैं। अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच डिस्क्राइब द कॉलम एंड सब कॉलम्स, जो अपर पार्ट ऑफ टेबल है, जो कि कॉलम और सब कॉलम, देखो कॉलम जैसे आपका ये कॉलम और इसके 2 पार्ट है, सपोज इसी कॉलम के, इस पूरे कॉलम के 2 पार्ट है, तो ये कॉलम एंड सब कॉलम्स, ये तो पूरा कॉलम हो गया और ये सब कॉलम। तो अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स एंड सब कॉलम इज नोन एज कैप्शन, इसको हम कैप्शन बोलेंगे। दिस इज कैप्शन। अब इसके बाद है बॉक्स हेड। देखो बॉक्स हेड जो है, कैप्शन जो है बॉक्स हेड का पार्ट है, कैप्शन इज अ पार्ट ऑफ बॉक्स हेड। भाई जो ये कैप्शन आया ये बॉक्स हेड, दिस इज बॉक्स हेड, ये आपका पूरा जो ये पार्ट कहलाता है, ये वाला पूरा पार्ट, दिस इज बॉक्स हेड, ये आपका बॉक्स हेड कहलाता है। दिस इज पार्ट इज कॉल्ड बॉक्स हेड। तो बॉक्स हेड की डेफिनेशन हम बोलूं, बॉक्स हेड इज द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, entire upper part of the table, upper part of the table, upper part of table which includes column, subcolumns, numbers, unit of measurement, units of measurement, along with caption। मैंने बोला ना कैप्शन इसका पार्ट है, along with caption, along with caption, entire upper part of the table which include columns, subcolumns, numbers, unit of measurement, along with caption। मतलब कैप्शन भी बॉक्स हेड में इंक्लूड होता है, मतलब सबसे बड़ा बॉक्स हेड हो गया, बॉक्स हेड के अंदर कैप्शन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके बाद स्टब। स्टब क्या होता है? स्टब ये होता है बेटा, ये वाला पार्ट, दिस इज पार्ट इज कॉल्ड स्टब, ये हमारा स्टब कहलाता है। जो आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल है विच इंक्लूड्स रोज, जो रो को इंक्लूड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टब बोलते हैं। तो स्टब इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, स्टब, दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, left part of the table which includes description of rows, which includes description of rows, जो रोज को
इंक्लूड करता है। स्टब इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल विच इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज। ये वाला पार्ट आपका स्टब कहलाएगा। फिर आप मैं बोल रहा हूँ कि जो ऊपर का ये पार्ट होता है जिसमें आपका कॉलम और सब कॉलम आता है वो कैप्शन कहलाएगा। और ये पूरा जिसमें मेजरमेंट भाई किस यूनिट में मेजर कर रहे हो बाकी तो ये बॉक्स सेट कहलाएगा और ये स्टब कहलाएगा। अब फिर आया बॉडी। बॉडी ये वाला पार्ट है बॉडी। दिस पार्ट इज कॉल्ड बॉडी, जहां पर आपकी नंबर्स होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड बॉडी। तो बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ अ टेबल that contain numerical figures. Body is the main part of the table. Main part of the table, which includes numerical figures. Which includes numerical figures. जिसमें numerical figures होते हैं उसको हम बोलते हैं body. तो बेटा फुटनोट आपने कभी देखा होगा, फुटनोट टेबल के नीचे लिखा होता है यहाँ पर सोर्स कि कहां से लिया गया ये डाटा। दिस इज कॉल्ड फुटनोट। जो टेबल के बिल्कुल नीचे लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं फुटनोट। तो ये चार पार्ट थे बेटा जो इन्होंने आपका है। कैप्शन क्या होता है, बॉक्स हेड क्या होता है, स्टब क्या होता है और बॉडी क्या होता है। और जनरली कैप्शन और स्टब के बारे में पूछा जाता है। बॉक्स हेड भी पूछ लेता है, एक ही बात है, कैप्शन बॉक्स हेड में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कैप्शन बॉक्स हेड और स्टब ये तीन आपको ध्यान रखना है। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, स्टब इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल एंड कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल। ये दोनों में डिफरेंस है। कैप्शन अपर पार्ट ऑफ द टेबल है जो कि डिस्क्राइब करता है कॉलम्स एंड सब कॉलम को। स्टब आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल है, वो आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज बताता है। तो ये है हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब इसमें थर्ड आता है हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बेटा इसका मैंने बोला ना मैं थ्योरी दूंगा, लेकिन अभी क्या है आज और मैं बिजी हूँ, तो कल आपको थ्योरी मिल जाएगी इसकी पूरे की चैप्टर की एक साथ। ठीक है ना, कल आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी और परसों कंप्लीट होगा। ये 4 दिन का चैप्टर है, तो परसों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं कल मैं आपको इसकी थ्योरी अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल है पूरा, आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें से और आपको याद रखना है जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ, बस वही। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अब देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मतलब डायग्राम के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना। तो कुछ डायग्राम है जो हम देखेंगे। पहला है लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम और हिस्टोरियोग्राम, इसको बोलते हैं हिस्टोरियोग्राम। हिस्टोरियोग्राम। दूसरा है हमारा बार डायग्राम और तीसरा है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट, लाइन डायग्राम और हिस्टोरियोग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लाइन डायग्राम क्या होता है, बार डायग्राम क्या होता है और पाई चार्ट क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लाइन डायग्राम और हिस्टोरियोग्राम। लाइन डायग्राम और हिस्टोरियोग्राम। हिस्टोरियोग्राम, अब देखो लाइन डायग्राम और हिस्टोरियोग्राम क्या है कि जब आपका डाटा वेरी ओवर टाइम होता है, मतलब टाइम पर वेरी करता है, तो हम उसको लाइन डायग्राम से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने ऐसा बना दिया आपका, यहाँ पर 1990 में आपका ये आपकी प्रोडक्शन, सपोज ये 1992 में प्रोडक्शन ये हो गई, 1993 में प्रोडक्शन ये हो गई, 1994 में हो गई, 1996 में ये हो गई। मैंने ये डाटा ये बना दिया, अब मैंने इसको लाइन डायग्राम से बना दिया। ये आपका लाइन डायग्राम बन गया। दिस डायग्राम इज नोन एज लाइन डायग्राम। ये हमारा डायग्राम बन गया, मतलब टाइम सीरीज डाटा है,
टाइम गिवन है आपको, इसलिए हम इसको टाइम सीरीज डाटा बोलेंगे। दिस इज लाइन डायग्राम, ये लाइन से हमने प्लॉट कर दिया, इसको लाइन डायग्राम बोलेंगे। तो दिस डायग्राम इज नोन एज लाइन डायग्राम। अब देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार पूछा गया है लाइन डायग्राम में, सपोज आपका फ्लक्चुएशन ज्यादा है, जैसे वैल्यू में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, वैल्यू में फ्लक्चुएशन, वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन, स्टार मार्क करके, बहुत बार आ चुका है ये प्रॉब्लम, वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन। जब आपके यहाँ पर डाटा में आपका वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस, तो हम लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, पूछा जा चुका है व्हाट इज रेशियो चार्ट, तो लॉगरिथमिक चार्ट इज आल्सो नोन एज रेशियो चार्ट। हम लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट यूज करते हैं। अभी समझा रहा हूं वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस का क्या मतलब है। जब आपका वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस होता है तब हम लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट को यूज करते हैं। फिर आप बोलो सर इसको यूज कैसे करेंगे, वो समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 1990 में किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, या किसी ईयर में उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1990 में, तो फर्स्ट ईयर में उसका जो प्रॉफिट था वो था सपोज 10,000 रुपीज। फिर अगले साल 1992 में वो प्रॉफिट बढ़ के आपका 5 लाख रुपए हो गया या 2 लाख रुपीज हो गया। फिर 1994 में वो प्रॉफिट बढ़ के 10 लाख हो गया। नाउ दिस इज वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है बेटा। अब यदि आप इसको प्लॉट करोगे तो प्लॉट नहीं होगा। ये कैसे प्लॉट करोगे भाई? 10 लाख को भी 10,000 को भी आपको दिखाना है, 1 लाख को भी दिखाना है, 10 लाख को भी दिखाना है। इतना बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है। तो क्या करते हो, हमें पता है कि जब यदि मैं इनका लॉग ले लूं, यदि मैं लॉग 10,000 की बात करूं तो लॉग 10,000 की वैल्यू होगी 4। लॉग 10,000 की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी बेस 10 में। ये रहा ना, देखो लॉग 10,000, ये वैल्यू आ गई आपकी 10 की पावर 4, तो 4 आ गया। अब सपोज लॉग 1 लाख है, फॉर एग्जांपल लॉग 1 लाख, 1 लाख को मैं यदि करूं तो 5 आएगी वैल्यू। 10 लाख को करूंगा तो 6 आएगी। तो 4, 5, 6 को प्लॉट करना आपके लिए ज्यादा इजी है। यदि मैं यहाँ की सारी वैल्यू लॉगरिथम में ले लूं तो उनको प्लॉट करना मेरे लिए ज्यादा आसान काम है। आराम से आपका प्लॉट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आराम से 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनको प्लॉट करेंगे तो कितना भी फ्लक्चुएशंस हो वो आपका प्लॉट होने में आसानी रहेगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं जब भी वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस होंगे तो हम जो वाई एक्सिस है उस पर हम लॉगरिथमिक वैल्यू ले लेंगे। और लॉगरिथमिक वैल्यू लेते ही तो उसको हम कौन सा चार्ट बोलेंगे? लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट। क्या ये लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट समझ में आया कि सबको? क्या होता है? वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस होंगे तो हम वाई एक्सिस पर लॉगरिथमिक वैल्यू ले लेंगे ताकि हम उसको आसानी से प्लॉट कर सकें। तो दिस इज नोन एज वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस के लिए हमारा लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट यूज हुआ। तो ये प्रॉब्लम बहुत बार आ चुकी है कि लॉगरिथमिक चार्ट इज आल्सो नोन एज रेशियो चार्ट। तो ये हमारा लॉगरिथमिक चार्ट के बारे में आ गया बेटा। अब देखो एक होता है मल्टीपल लाइन चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट क्या होता है बस समझना बेटा, कुछ नहीं पूछा जाता, बाकी आप सिर्फ जो है समझते जाओ, सुनते जाओ बस। बाकी ऐसा कोई वो नहीं आता, ऐसा नहीं हो आप बनाने के लिए आएगा। बस ये जैसे मैंने बोला कि लॉगरिथमिक चार्ट के बारे में पूछा जाता है। मल्टीपल लाइन चार्ट क्या होता है ये समझो। मल्टीपल लाइन चार्ट क्या होता है? जैसे मेरे को जैसे 1990 में मुझे प्रोडक्शन दिखाना है, वीट का भी प्रोडक्शन दिखाना है मुझे, और मुझे राइस का भी प्रोडक्शन दिखाना है। तो मैंने सपोज है ना ये वीट का प्रोडक्शन ये रही है यहाँ से दिखाया, और राइस का प्रोडक्शन मेरा सपोज यहाँ पर इतना हुआ। 1992 में वीट का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया और राइस का प्रोडक्शन ये हो गया। तो ये तो वीट की आपकी लाइन आ गई और ये सपोज राइस की आ गई इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल लाइन चार्ट। इसको हम बोलेंगे मल्टीपल लाइन चार्ट। ये हमारा मल्टीपल लाइन चार्ट है क्योंकि दो चीजों का रिप्रेजेंटेशन में एक साथ कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टीपल लाइन चार्ट।
ये आपका मल्टीपल लाइन चार्ट है। अब बेटा जितने भी टाइम सीरीज डाटा है ये कितने डायमेंशनल है? ये 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल? ये कौन सा डायग्राम है? 1 डायमेंशनल डायग्राम है कि 2 डायमेंशनल डायग्राम? बोलो जल्दी। 1 डायमेंशनल, वेरी गुड। लाइन चार्ट इज 1 डायमेंशनल बेटा, क्योंकि ये डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन सिर्फ यहाँ पर ही आएगी आपकी वैल्यूज। ये तो आपकी टाइम सीरीज डाटा है, तो टाइम सीरीज डाटा या लाइन चार्ट इज ए 1 डायमेंशनल डायग्राम। ये हमारा 1 डायमेंशनल डायग्राम होता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? ये हमारा 1 डायमेंशनल डायग्राम होता है। जैसे मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट एक होता है। मल्टीपल लाइन चार्ट के बाद मल्टीपल एक्सिस चार्ट, मल्टीपल एक्सिस चार्ट। मल्टीपल एक्सिस चार्ट क्या होता है ये समझो। जैसे मैंने यहाँ बोला 1990, 2 एक्सिस बनेगी भाई यहाँ पर, ये दूसरी एक्सिस, ये दूसरी एक्सिस। इसके लिए अलग चलेगा, इसके लिए अलग चलेगा। जैसे मैंने आपसे बोला हाइट और वेट, या आप और कुछ ले लीजिए ऐसे ही, उनकी है ना कि किसकी है ना ये हाइट और वेट दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो दोनों की यूनिट अलग अलग है। तो इस वाले पर तो सपोज मैंने हाइट को रिप्रेजेंट कर दिया और इस वाले पर हमने वेट को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये कहलाता है मल्टीपल एक्सिस चार्ट। दोनों एक साथ चलेंगे, टाइम दोनों का सेम है इसलिए टाइम मैंने सेम रखा है, बस दोनों का यूनिट अलग अलग है इसलिए हमने इसको बोल दिया मल्टीपल एक्सिस चार्ट। क्या ये समझ में आया? मल्टीपल एक्सिस चार्ट बनाने कहीं पे भी नहीं आएगा, पूछा भी नहीं जाएगा, आप सिर्फ समझो मल्टीपल एक्सिस का क्या मतलब। ये मल्टीपल एक्सिस चार्ट का मतलब जब आपकी एक्सिस मल्टीपल हो, अलग अलग यूनिट में हो, तो हम उसको मल्टीपल एक्सिस चार्ट बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेटा लाइन चार्ट के बारे में। अब हम आते हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम, अब देखो बार डायग्राम 2 तरीके का होते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, और एक होता है आपका वर्टिकल बार डायग्राम। अब देखो जनरली क्या होता है, जितने भी आपके क्वालिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा, इसको हम हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी वर्टिकल बार डायग्राम पर क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा, ये क्वांटिटेटिव डाटा, तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम और वर्टिकल बार डायग्राम, ये आपका बार डायग्राम होता है। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम तो जनरली आप कभी पूछे क्वालिटेटिव डाटा किस पर रिप्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम का मतलब है ये इस तरह का डायग्राम, आपने कभी देखा होगा 1990, इसके अंदर इस तरह का आएगा 90, सपोज ये ऐसा आ गया, ये सपोज ऐसा आ गया, इस तरह का जो डायग्राम होता है इसको हम वर्टिकल बार डायग्राम और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। और वर्टिकल बार डायग्राम इस तरह का डायग्राम, ये तो आपने जनरली देखा ही है, इस तरह का डायग्राम, दिस इज वर्टिकल बार डायग्राम। ये वर्टिकल बार डायग्राम है और ये हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। क्लियर? अब देखो इसमें बार डायग्राम भी आपके बहुत सारे तरीके के होते हैं। बार डायग्राम ये समझना पड़ेगा आपको, बार डायग्राम किस किस तरीके के होते हैं। आपने बार डायग्राम देखा होगा, बार डायग्राम में जैसे आपका ये तो आपका सिंपल से आपने बार डायग्राम बना दिया, इक्वल विड्थ, विड्थ इक्वल होती है, ये तो पता है ना सभी को, बार डायग्राम में विड्थ इक्वल होती है आपकी। अच्छा वह बार डायग्राम कौन सा डायमेंशनल है? बार डायग्राम कौन सा डायमेंशनल फिगर है? जगह कौन बताता है? 2 कैसे है बेटा? यस और देन 2 कैसे है? 1 डायमेंशनल है। अगेन बेटा आप डायमेंशन का मतलब है जितना वेरिएबल्स आ जाए। नाउ ईयर इज नॉट ए वेरिएबल, ईयर इज नॉट ए वेरिएबल, ईयर वेरिएबल नहीं है।
ईयर आपका वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कौन सा है जो वैल्यू आएगी। ईयर तो आपका टाइम सीरीज डाटा है, जितने टाइम सीरीज डाटा है वो सब वन डायमेंशनल फिगर है। उधर आपका टू ना आपका वन डायमेंशनल आ रहा है, बस वैल्यू एक ही उस पर आ रही है, वेरिएबल एक ही उस पर आ रहा है, इसलिए हम उसको वन डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। एक आपने डाटा देखा होगा, एक आपने बार डायग्राम देखा होगा, मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम। ये देखो मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम, ग्रुप्ड बार डायग्राम। ये डायग्राम कैसा होता है ये समझो, जैसे मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम ये इस तरह से 90-90, ये वीट का प्रोडक्शन, ये राइस का प्रोडक्शन, ऐसा बार डायग्राम देखा आपने। फिर 1992 में फिर वापस ऐसा आ जाएगा, जैसे इस पे वीट का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया और राइस का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बार डायग्राम, इसको बोलते हैं मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम। दो चीजों का या तीन चीजों का वैल्यू एक साथ दिखाए तो उसको हम मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम। आया समझ में? जब दो या तीन चीजों की वैल्यू एक साथ बताए हम उसको मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम बोलते हैं। और एक और होता है, एक होता है कंपोनेंट और सब बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। कभी कभी वो ऐसे भी दे देता है, जैसे ये बता दिया 1990, इतना इसका पार्ट है, इतना दूसरे का पार्ट है, इतना तीसरे का पार्ट है। दिस इज कॉल्ड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। आपने डिवीजन कर दिया भाई, एक ही बार डायग्राम का डिवीजन कर दिया, इसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये कंपोनेंट बार डायग्राम बोले, कंपोनेंट बार डायग्राम बोले। ठीक है, आगे बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आप आइडिया रखें। पूछा जाएगा जैसे पाई चार्ट के बारे में आप पूछा जा सकता है, जो हमारा थर्ड है पाई चार्ट, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसको समझना, पाई चार्ट पे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है। पाई चार्ट, पाई चार्ट नाउ इट इज अ टू डायमेंशनल फिगर, ये हमारा टू डायमेंशनल फिगर। अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे समझो, जैसे आपका ये पाई चार्ट, टोटल एंगल 360 डिग्री। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी हाउस होल्ड की टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, जैसे मैंने बोला कि फूड पर 10,000 रुपीज वो कर रहा है, एजुकेशन इस पे सब 8,000 कर रहा है, फिर क्लोथ्स पे आपका 12,000 कर रहा है, फिर हाउस या हाउस रेंट इस पर 20,000 कर रहा है, फिर मिसलेनियस 10,000, या अब ये कितना हो गया 20 और 30 और 50, तो मिसलेनियस पर सपोज 25,000 कर रहा है, ये मैंने मान लिया। अब मुझे हर एक का पार्ट निकालना भाई, कितना हर एक का एंगल है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है ये समझ लो। सपोज मुझे फूड का सेंट्रल एंगल निकालना है, तो आप बोलोगे 10,000 अपॉन टोटल 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 360, 10,000 डिवाइड बाय टोटल, जितना भी टोटल अमाउंट हुआ। तो हम डायमेंशन कैसे देखते हैं बता दो एक बार। डायमेंशन बेटा ये तो टू डायमेंशनल इसलिए है क्योंकि इसमें आपका डिग्री भी आ रहा है और वैल्यू भी आ रहा है, इसलिए ये तो याद रखना पड़ेगा पाई चार्ट। बाकी तो आपका क्या है कि कितने डायमेंशनल आपका यूज हो रहा है, जैसे लाइन चार्ट और बार चार्ट में आपका एक ही डायमेंशनल यूज हो रहा है। यहाँ पर ये वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है, यहाँ पर तो आपका वैल्यू है, यहाँ तो आपका टाइम सीरीज डाटा है 1990, 92, 93, इसलिए ये तो आपका क्या है, ये आपका वन डायमेंशनल है। लाइन चार्ट और बार चार्ट इज ए वन डायमेंशनल डाटा। अब ये टू डायमेंशनल इसलिए क्योंकि ये आपका पाई चार्ट क्या मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो इसमें दो डायग्राम आपका, एक तो डिग्री डिनोट कर रहा है
और एक वैल्यू डिनोट कर रहा है, इसलिए ये टू डायमेंशनल फिगर के लिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये। मुझे इसका फूड का बताना बेटा कितना एंगल आया। बट सर वाई एक्सिस पर भी तो हो सकता है क्या? वाई एक्सिस पर क्या, वाई एक्सिस पे क्या हो सकता है? किसने क्या पूछा बेटा? तो वाई एक्सिस पे तो डायमेंशंस बोल रहा हूँ बेटा मैं। भाई एक ही एक्सिस पे तो डायमेंशंस आ रहे हैं लाइन चार्ट और पाई चार्ट में, या तो वाई एक्सिस पे आ रहा है या एक्स एक्सिस पे आ रहा है डायमेंशंस, इसलिए वन डायमेंशनल है। बाकी दूसरा एक्सिस तो आपका टाइम सीरीज डाटा है, दूसरे एक्सिस पे तो टाइम सीरीज डाटा है। 48 डिग्री आ रहा है। चलो फिर एजुकेशन का कितना हुआ? एजुकेशन का कितना हुआ? 8,000 डिवाइड बाय 75,000 इंटू 360। एजुकेशन का कितना आया? निकालना बेटा, इस तरह सबका निकाल लेंगे 38.4 डिग्री। इस तरह से हम सबका एंगल निकालेंगे। तो ये सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका है, ये सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका। इस पर मैं एक प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, तुम्हें देखना था। ये सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका है। अब एक आपका मॉड्यूल की प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज ए नहीं सेट बी, सेट बी। बेटा सिर्फ सेट ए और सेट बी करनी है, स्टेट की सी नहीं करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 3rd। द कॉस्ट ऑफ शुगर अंडर द हेड्स, हेड्स क्या क्या है? पहला हेड है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। दूसरा हेड है लेबर, तीसरा हेड है डायरेक्ट प्रोडक्शन, डायरेक्ट प्रोडक्शन, और चौथा हेड है आपका अदर्स। ये है 12, 20, 35, 23 यूनिट्स। इतना आपका इसका एक्सपेंडिचर है। तो ये बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल फॉर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो बेटा लार्जेस्ट कौन सा है इसमें? इसमें लार्जेस्ट कौन सा है? डायरेक्ट प्रोडक्शन। इसका सेंट्रल एंगल निकाल रहा हूं भाई, सेंट्रल एंगल 35 अपॉन टोटल। टोटल कितना आ रहा है ये? इनका टोटल देखो कितना आ रहा है, 35 अपॉन टोटल। टोटल बताओ कितना आ रहा है, बोलो बेटा। टोटल कितना आ रहा है? 90 और मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रल एंगल 360, 140 डिग्री आ रहा है भाई इसका सेंट्रल एंगल। डायरेक्ट प्रोडक्शन का सेंट्रल एंगल आ रहा है आपका 140 डिग्री। अब सबसे छोटा कौन है? रॉ मटेरियल, स्मॉलेस्ट, इसका निकालो। ये कितना आ गया? 48 डिग्री। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना मुझे, डिफरेंस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट? ये आ गया आपका 92 डिग्री। दिस इज द 92 डिग्री। अब ये प्रॉब्लम बहुत बार आ चुका है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एक्सपेंडिचर? तो इसका हमारा जो डिफरेंस आया वो 92। बस ये काम करना है आपको पाई चार्ट के अंदर, पाई चार्ट के अंदर ये काम करना है। अब देखो थ्योरेटिकल पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया। अब अगला जो पार्ट आएगा, वैसे तो मुझे लगता है कि कल भी कंप्लीट हो सकता है ये चैप्टर आपका, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब लास्ट वाला पार्ट आएगा, वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू या समझने पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, उस पर आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे। और ये तो कल वाला पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक थ्योरेटिकल चल रहा था ये। तो कल हम इसको आगे करेंगे, हो सकता है। और बाकी ठीक है, एक दिन और क्वेश्चंस करवाएंगे इस पे कि किस किस तरह के प्रॉब्लम बनते हैं। तो जल्दबाजी में कंप्लीट नहीं करते हैं, परसों तक कंप्लीट करेंगे इसको। फिर परसों के बाद इसमें बेटा वही सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, जिसने पढ़ लिया उनका रिवीजन, जिसने नहीं पढ़ा उनको पहली बार पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन का रिवीजन। जब ये कंप्लीट हो जाएगा कोरिलेशन रिग्रेशन तक, फिर इसके बाद मैं इसमें आपका रीजनिंग स्टार्ट करूंगा इस वाली क्लास में।
जैसे आपका कोरिलेशन रिग्रेशन रिवाइज हो जाएगा 2 चैप्टर आगे के, फिर हम इस वाली क्लास में रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। रीजनिंग के आपके जो 5 चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे। तो आप ये मान के चलिए, अभी क्या चल रहा है हमारा, अगस्त चल रहा है ना अभी, तो सितंबर में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर एंड तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन। ठीक है, टेस्ट का डेट क्या आपका, एग्जाम का डेट, एग्जाम डेट क्या आपकी बेटा, एग्जाम की डेट क्या है, नवंबर में क्या डेट है एग्जाम की? अभी नहीं आई क्या? हाँ तो गई यार मेरे हिसाब से 9-11, अच्छा 11 नवंबर से। ठीक है, ठीक है, चलो उससे जरूरी नहीं है पूरा सितंबर ही खींचे, पूरा सितंबर खींचेगा नहीं, सितंबर से पहले ही हो जाएगा आपका, सितंबर के लास्ट वीक तक आराम से हो जाएगा, फिर रिवीजन ही रिवीजन है आपका ये। चलिए ठीक है बेटा।